ब्लड प्रेशर है वो इतना कॉमन क्यों है? अच्छा, सबसे पहली बात है कि ब्लड प्रेशर को समझने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर है क्या? 120/80 इज़ द नॉर्मल प्रेशर जो उस टैंकी को आगे फेंकने के लिए चाहिए। माइल्ड ब्लड प्रेशर क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है और सीवियर क्या होता है? अगर आपका बीपी 119 और 79, दिस इज़ द न्यू टारगेट कि आपने 120 से नीचे रखना है। ओल्ड एज की अगर आप बात करें ना, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी खून की नालियों में चिकनाई का जम जाना की वजह से मोस्ट कॉमन वजह ये बनती है, ठीक है, कि आप सबसे पहले तो एक तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को अलॉट करें कि या तो इसमें कोई किडनी का इशू हो सकता है, किडनी की ब्लड सप्लाई का इशू हो सकता है, क्योंकि किडनी ऐसा ऑर्गन है जो सारे आपके मिनरल्स और सॉल्ट को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि जो आपका ब्रेन से हार्मोन सिस्टम आ रहा है उसमें तो कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये 3 सबसे बड़ी वजह है यंग में बीपी होने की, और 90% यही वजह निकलती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नरगिस जावेद और आप देख रहे हैं QS हेल्थ। दिस इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय कासिम अली शाह फाउंडेशन। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हर तीसरे बल्कि मैं कहूँगी हर दूसरे बंदे को होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर इतना कॉमन क्यों है और अब यंग पॉपुलेशन में ये क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं और इसे कैसे बचा जाए और इसकी हम इलाज क्या कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर तैमूर अहमद शेख को, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैमूर आने का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नरगिस, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज फिर मैं एक शुरुआत वहीं से करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म का वंस अगेन जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। ये बातें पूरी दुनिया में होती हैं और हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, तो थैंक्स टू कासिम अली फाउंडेशन। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर तैमूर। अब आप मुझे प्लीज़ बताएं कि जो ब्लड प्रेशर है वो इतना कॉमन क्यों है और इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, सबसे पहली बात है कि ब्लड प्रेशर को समझने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर है क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में हम बात करते हैं। इस ये है, आप समझें कि एक ट्यूबवेल है, उसके 2 पाइप हैं। ट्यूबवेल बेसिकली आपका हार्ट है और उसके 2 पाइप हैं, एक ने पानी लाना है, एक ने पानी आगे फेंकना है। नॉर्मल है, पानी आगे फेंकने के लिए एक प्रेशर चाहिए, नॉर्मल प्रेशर है जो सबको पता है कि 120 और 80 है। 120/80 इज़ द नॉर्मल प्रेशर जो उस टैंकी को आगे फेंकने के लिए चाहिए। अब ब्लड प्रेशर क्यों होगा? अब जाहिर है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो बड़ा आसान समझना कि अगर आगे वाला पाइप थोड़ा सा टाइट हो जाए, अब टाइट होने की बहुत सारी वजह है। जाहिर है उस टाइटनेस को, उस रेजिस्टेंस को, उस लोड को ओवरकम करने के लिए हार्ट को प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इस बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर। ये आसान लफ्ज़ों में समझा जाए कि आगे प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसको ओवरकम करने के लिए जब हार्ट जोर लगाता है तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अच्छा डॉक्टर तैमूर, आप हमें बताएं कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, कि मतलब उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, माइल्ड ब्लड प्रेशर क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है और सीवियर क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल रिसेंटली 2020 में गाइडलाइंस अमेरिका ने इसको अपडेट किया है जी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है अब वो 120/80 से नीचे होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। अगर आपका बीपी 119 और 79, दिस इज़ द न्यू टारगेट कि आपने 120 से नीचे रखना है। अगर आपका बीपी 121 है तो इसका मतलब है आप प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं प्री एग्जिस्टेंट हाइपरटेंशन में। तो अब आपने ग्रेड कैसे करना है? अब 120 से लेके लेस देन 140 यानी कि 139 और नीचे से जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से कम 89 तक, दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 1। ओके, अब ये स्टेज 1 है। लेकिन स्टेज 1 में उन्होंने नई बात क्या कर दी जो आगे गाइडलाइन कि आपने ट्रीट नहीं करना। स्टेज 1 में आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, वेट रिड्यूस करें, अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल करें, ठीक है, और अगर कोई अदर कॉजेज़ हैं जो इनकी होने की उनको ट्रीट करें तो आपका बीपी खुद ब खुद नीचे आ जाएगा विदाउट मेडिसिन। दिस इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या है कि वो 140 क्रॉस कर गया और नीचे से 90 क्रॉस कर गया। दिस इज कॉल्ड स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अब स्टेज 2 को ट्रीट करना ही करना है। इसी तरह यहाँ पे एक छोटी सी और बात करना चाहूँगा कि आपने हॉस्पिटल कब आना है, क्लिनिक कब जाना है और घर में क्या करना है। तो अगर आप 140 से नीचे हैं तो आप अपना घर में काम कर सकते हैं, क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन एक बीपी के कट ऑफ अगर आप नोट करें कि आपकी कंसेक्यूटिव 2 to 3 रीडिंग्स, ठीक है, सेम टाइम में डिफरेंट जो है ना रीडिंग्स आ रही हैं आपकी, और आप नोट करें कि वो कंसिस्टेंटली रीडिंग्स हैं 140 से ऊपर ही, तो यू शुड विजिट ए डॉक्टर एंड स्टार्ट सम मेडिकेशन। अब आपने एक दफ़ा बीपी लिया, बहुत कॉमन जो हमारे सेटअप में होता है कि डायरेक्ट ही आप लोग सारे लोग आ रहे होते हैं हमारे पास, 200 बीपी है, किसी का 180 है, तो इसकी क्या ग्रेडिंग है? अब आपने बात ये करनी है कि अगर आपका बीपी 180 और 100 से ऊपर है ना तो दैट इज़ एन इमरजेंसी केस, मतलब आपने इमरजेंसी विजिट करनी है इसके लिए, ठीक है। इसी तरह बाज़ औक़ात बीपी चले जाता है 200 110 ऊपर, तो दिस इज़ एन अर्जेंसी, यानी कि आपने अर्जेंटली इसको ट्रीट करना है, अभी कोई डैमेज नहीं हुआ,
ठीक है। अब तीसरी इसमें कैटेगरी ये है हाई प्रेशर के साथ कि बीपी आपका 180 190 है, लेकिन साथ हम नोट कर रहे हैं कि आपकी पुरानी जो है हिस्ट्री में आ रहा है कि मुझे बॉडी स्वेलिंग्स हो रही हैं, ठीक है, मुझे किडनी पेन्स हो रही हैं, ठीक है ना, मुझे बीच में कोई फॉलिज का सेमी से अटैक हुआ था, अब ठीक हो गया। तो ये वो बातें हैं, दिस इज़ कॉल्ड एंड ऑर्गन डैमेज, इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं। यानी कि हार्ट प्रेशर आपका कंसिस्टेंटली हाई है, लेकिन अब उसके हाई रहने से आखिरी जो आपके हिस्से हैं ना जहाँ पे खून जाना है, एंड ऑर्गन्स यानी कि आखिरी कोने जहाँ पे खून जाना है, वो डैमेज होना शुरू हो गए। तो ये एक सबसे बड़ी इमरजेंसी, इसमें आपने 180 बीपी पे भी अस्पताल चले जाना फ़ौरन, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें आप करें और अपने आप को इस तरह फॉलो करें। डॉक्टर तैमूर, हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की जो है अलामात पाई जाने लगी हैं और उनका हमारी यंग पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये तो आजकल का एक डायलेमा बना हुआ है बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। अब आप यंग में बात करें ना तो यंग और ओल्ड में कॉजेज़ का टोटली कंट्रास्ट है। ओल्ड एज की अगर आप बात करें ना उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी खून की नालियों में चिकनाई का जम जाना की वजह से मोस्ट कॉमन वजह ये बनती है, ठीक है ना। यंग में ये क्या हो रहा है? यंग में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। यंग में अब आपका तरीक़ाकार और एक टेस्ट कराने का और चेक करने का तरीका ही फ़र्क है। उसमें आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट ये करना है कि आप सबसे पहले तो एक तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रूल आउट करें। हमारे सेटअप में ये 2 चीज़ों को आप निकाल देते हैं तो ऑलरेडी बीपी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये टॉप ऑफ द नॉच है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो होगी नॉन ऑर्गेनिक वजह, यानी कि आपको बीमारी कोई नहीं है, इट्स जस्ट द स्ट्रेस जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब यंग बंदों में नंबर 1 पे, अब वट एवर द रीज़न इज, आइदर एडिक्शन या डैमेज, जेनेटिक हिस्ट्री, कुछ भी है, लेकिन किडनी इश्यूज़ नंबर 1 पे आते हैं। तो जब भी यंग बंदे को ब्लड प्रेशर हो, 3 बातें सबसे पहले उसके टेस्ट में आपके ज़हन में आनी चाहिए कि या तो इसमें कोई किडनी का इशू हो सकता है, किडनी की ब्लड सप्लाई कोई इशू हो सकता है, क्योंकि किडनी ऐसा ऑर्गन है जो सारे आपके मिनरल्स और सॉल्ट को रेगुलेट कर रहा है। सोडियम जो कंट्रोल करता है बीपी को, किडनी से कंट्रोल होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है। दूसरी नंबर पे आपने यंग में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ये है कि कंजेनिटल बीमारी थी तो आपकी शह रग तंग है, यानी जिसको हम कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं, ठीक है, ये रीज़न हो सकती है, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है, क्योंकि एंडोक्राइन डेफिशिएंसी तो नहीं है आपको, यानी कि जो आपका ब्रेन से हार्मोन सिस्टम आ रहा है उसमें तो कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये 3 सबसे बड़ी वजह है यंग में बीपी होने की और 90% यही वजह निकलती हैं। तो यूजुअली इनके साथ हम स्टार्ट करते हैं यंग के अंदर उसको चेक करने के लिए। सो डॉक्टर तैमूर, आप बताएं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, घर में ऐसा क्या करें कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे? अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मेरे ख्याल में दवाई से ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। अब सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के लिए आपका टॉप ऑफ द नॉच जो है ना, एक तो रिलैक्स रहना और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्लीप रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप सही तरह सोएंगे नहीं ना तो ये सारी फसाद की जड़ी है। तो कोशिश कीजिए कि एक साउंड स्लीप लें, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें और वो करें। नंबर 1 पे ये। अब जो आप बात कर रही हैं कि हम डाइट में क्या कर सकते हैं, डाइट में डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर तो आप सीवियर बीपी ब्लड प्रेशर यानी कि मोर देन 140 150 की कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल लेना पड़ेगा। उसमें यह कि आप सॉल्ट इनटेक को लेस देन 2 ग्राम कर दें अ डे। अब 2 ग्राम क्या होता है, मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि एक छोटा चम्मच जो है ना वो 5 ग्राम का होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपने कितना नमक खाना। ये है सीवियर कैटेगरी के लिए। इसमें आप दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, अपनी हाई कैफीन ड्रिंक्स उनको बंद करें। इसमें आपकी ये जो आपके स्टिंग वगैरह हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, जो टी है, डार्क टीज़, ये बंद करें बिल्कुल। आपने लेना है आप दूध पत्ती ले लें, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या करना है आपने, नंबर 3 पे आपने कोशिश करनी है कि मैं अपने पेट को पूरा ना भरूं। जब आप पेट पूरा भरेंगे तो सारा ब्लड, ये अल्लाह का सिस्टम है कि वो वहाँ चले जाता है। और अगर आप पहले ही एंड ऑर्गन डैमेज कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई जब कम होगी तो वो मज़ीद डैमेज करेगा। और ये माइक्रो डैमेज होता है, ये 1-2 साल में फिर एकदम से फैल के नज़र आता है आपको। तो सीवियर में तो ये हो गया। अब आप रूटीन में क्या करते हैं, रूटीन में जो मेरी आप सबको आज का टेक होम मैसेज है वो ये कोशिश करें कि ऊपर स्प्रिंकल ना करें सॉल्ट। जो भी खाने में चीज़ पकी है, जैसे ही पकी है, चाहे बाहर से खा रहे हैं वो खाएं, उसके ऊपर स्प्रिंकल ना करें। कच्चा नमक, कच्ची मिर्च जो होती है ना, उसको निकालने में बहुत मुश्किल लगती है किडनी को और वो बहुत कंसनट्रेटेड होता है। तो बेसिकली ये अवॉइड करें डाइट में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट, एक्सरसाइज क्या है।
एक तो हमारे लोगों को पता ही नहीं कि एक्सरसाइज क्या करनी है, बस गए चक्कर लगा के आ गए, ये एक्सरसाइज नहीं है। आपको थोड़ा सा दुनिया के साथ जाना पड़ेगा। दुनिया में जो भी लोग करते हैं वो डिवाइड करते हैं कि एक्सरसाइज मॉडरेट क्या है, सीवियर क्या है, आइडियल क्या है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आसान सा तरीका क्या है कि आपने अपना हार्ट रेट, टारगेट हार्ट रेट कैलकुलेट करना है। वो कैसे होता है? आसान तरीन फार्मूला है 220 माइनस योर एज। ओके, ठीक है, जिस तरह मेरी एज फर्ज करें 30 है, अब 220 माइनस 30 आप करें तो 190 बनता है। अब इस 190 का 80% हार्ट रेट आपने एक्सरसाइज करते हुए अचीव करना है। दिस इज कॉल्ड आइडियल एक्सरसाइज। ये कोई एक्सरसाइज नहीं, आपने चेक ही कोई नहीं करना, आपको पता है कि क्या करें, आप साड़ी सी वॉक करके आ गए हैं, आपका हार्ट रेट 110 तक गया। दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज। आइडियल एक्सरसाइज 80% ऑफ द हार्ट रेट शुड बी अचीव्ड। मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, 190 का 80% राउंड अबाउट 150 160 बनता है। तो मुझे एटलीस्ट इस हार्ट रेट को टच करना है फॉर 5 मिनट्स, एट लीस्ट फॉर ए आइडियल एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसी को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। अब जो कुछ बंदे बेचारे नहीं चल सकते, वो क्या करें, वो अपना 40 to 60% हार्ट रेट अचीव करें। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि एक्सरसाइज करनी कैसे थी, कितनी देर के लिए करनी है। ठीक है, तो बेसिकली 120 to 150 मिनट्स अ वीक, यानी कि 20-25 मिनट्स अ वीक आप एक्सरसाइज करें अगर आप वॉक कर रहे हैं। अब इसको एक और कर दिए लोगों ने कि जो नहीं कर सकते वॉक, उसमें क्या करें, उसमें आप ये करें कि आपने अपने आप को एक एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज से कहते हैं, वेट ट्रेनिंग, ट्वाइस अ वीक वेट ट्रेनिंग कर लें। आप डंबल्स उठा लें, आप योगा वगैरह जो करते हैं जिसमें एनारोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आप मूव नहीं कर रहे, ठीक है, ये वो कर सकते हैं आप ट्वाइस अ वीक। तो ये वो कुछ बातें हैं जो लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज अगर चलें तो फिर आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब डॉक्टर तैमूर आप काइंडली हमें बताएं कि किन लोगों को मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए और कब करनी चाहिए मेडिसिन स्टार्ट। अच्छा, ये मेडिसिन की मैंने जैसे आपको बताया था पहले कि अगर आपका बीपी 140 से ऊपर है तो आपने मेडिसिन स्टार्ट करनी है। अब सवाल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आपका बीपी 140-160 के दौरान है ना, तो आप सिंगल ड्रग से शुरू करते हैं। ठीक है, सिंगल ड्रग थेरेपी से, और उसको 2 वीक्स देते हैं। तमाम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो आपने लॉन्ग टर्म लेनी है वो 2 वीक्स लेती हैं ब्लड में लेवल बिल्ड होने के लिए। हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप दवाई ली, तीसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास चले गए कि 3 दिन हो गए मेरा बीपी ना 160 है, अभी भी 150 हुआ है, 140 नीचे नहीं आ रहा। उसने क्या किया, उसने एक दवाई और ऐड कर दी। अब इन सारी बातों का नुकसान क्या होगा, बीपी तो आपका कंट्रोल हो गया, अब आपके जितनी दवाइयाँ आप खाएंगे, एक तो खाना मुश्किल, ज़्यादा दवाइयाँ, दूसरा उनके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बीपी की दवाई इज़ लाइफ लॉन्ग, इट्स ए लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। तो आपको ये पता, अगर आपका बीपी अब 160 से ऊपर चला गया तो आपको शुरू ही 2 मेडिसिन करनी चाहिए। ये होगी मेडिसिन की 2 बातें इंपॉर्टेंट। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि आप लोगों को जब बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा ना, कोशिश करें अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करें कि एक दवाई को बढ़ाने से बेहतर है कि उसकी डोज आप बढ़ा के मैक्सिमम पे ले जाएं। उससे बेहतर है आप 2 या 3 दवाइयाँ लो डोज पे ऐड कर दें। जो अमेरिकन गाइडलाइन है GNC के नाम से जो आती है, वो यही कहती है कि आप लो डोज में मल्टीपल ड्रग ऐड कर दें, बजाय इसके कि आप एक ड्रग को बढ़ाएं। जितनी एक ड्रग बढ़ेगी उतने साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो ये वो बातें हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाने से पहले कौन से टेस्ट करवाएं, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं आपके वो टेस्ट है नहीं, तो आप दोबारा आइएगा ये टेस्ट करवा के। तो आप बताएं कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। अब ये आपने वही बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर दी है। इन्हीं बातों पे अक्सर हमारी लड़ाई भी होती है क्लिनिक्स के ऊपर कि आपने डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिख दिए 10-15। अच्छा, अब आपकी इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, समझने के लिए आपको ये चाहिए कि एक तो आप, जिससे मैंने पहले बात की है कि यंग में कॉजेज़ क्या हैं और ओल्ड में क्या हैं, ज़ाहिर है उसके मुताबिक टेस्ट है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आप अगर यंग कैटेगरी में है, मतलब लेस देन 40 ईयर ऑफ एज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे टेस्ट और हैं और उसके टेस्ट और हैं। अब बेसिक टेस्ट जो आपने करवा के आने हैं ना, वो एक ही हैं, ठीक है। उसमें आपने एक CBC करवाना है, एक आपने अपने RFTs करवाने और इलेक्ट्रोलाइट करवाने हैं, जिसमें पोटेशियम सोडियम चाहिए बस, और नहीं चाहिए। ये 3 टेस्ट बेसिक हैं, ये सब के होने हैं। अब इसमें वजह क्या क्यों होने की, तमाम जो आपकी हार्ट की मेडिसिन है ना, वो किडनी के थ्रू कंट्रोल करती है। 90% ने किडनी के थ्रू ही कंट्रोल करना है बीपी आपका। तो अगर आपके किडनी के टेस्ट, अब मैं दवाई शुरू कर दी बगैर टेस्ट के, आपने महीने बाद 2 महीने बाद कहा जी मेरी स्वेलिंग शुरू हो गया, मैं समझ रहा हूँ पता नहीं क्या हुआ। अब वो आपकी किडनी हो सकता है पहले से डैमेज हो, उस पर और लोड पड़ गया, तो वो होगी। जब आप टेस्ट करवा के आएंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि नॉन किडनी ड्रग या किडनी वाली ड्रग कौन सी देनी है। तो ये बेसिक रीजन है। बाकी जो आप टेस्ट कह रही हैं वो आपका डॉक्टर ही स्पेसिफाई करेगा कि वो यंग कैटेगरी इनकी बेसिस पे, और अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर फर्दर आगे टेस्टिंग है। जैसे आप रीनल डॉपलर करवा लेते हैं कि रीनल की आर्टरीज देख ली, हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी करा ली, इस तरह के बाकी टेस्ट होते हैं।
डॉक्टर तैमूर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक में इतनी अच्छी बातें बताई। नाजरीन, आज आपको, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आपको बहुत आपकी जो मिथ्स थी या कन्फ्यूजन्स थी वो हल हुई होंगी। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ डॉक्टर नरगिस जावेद। अल्लाह हाफ़िज़।